Assalamu alaikum students. Today in the course of research method in psychology 2 we will study and learn validity of experiment. Here we will discuss two different kind of validity, internal validity and external validity. Besides we will also learn and know about different kind of threats to internal validity and as well as external validity. तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो वैलिडिटी होती है एक्सपेरिमेंट की वो इन्फ्लुएंस होती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के थ्रेट्स हैं जो हमारी वैलिडिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। Threats to validity refers to specific reason. When we talk about the threats to validity, it means we are discussing some specific kind of reasons behind the wrong inference we draw based on the experiment we have done. तो हम जब experiment करते हैं और उसमें basically हम cause and effect relationship देख रहे होते हैं, तो जब हम एक conclusion हमने draw करना होता है, एक inference draw करना होता है, तो जब वहाँ हमसे कोई error हो जाता है, गलती हो जाती है experiment में, तो उसकी different reasons होती हैं। जैसे वेरिएंस है, कॉजेशन कंस्ट्रक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स हैं और उनके दरमियान वो एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा था। हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते या हमसे एरर हो जाता है कि ये जो एक फैक्टर है, एक वेरिएबल है जिसको हमने स्टडी किया है एज ए कॉज इन ऑर्डर टू सी द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है, क्या वो डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा है या उसकी कोई और रीजन हो सकती है। और वेदर द कॉजल रिलेशनशिप होल्ड ओवर वेरिएशन इन पर्सन सेटिंग ट्रीटमेंट एंड आउटकम। और ये भी रीजन हो सकती है कि जो कॉजल रिलेशनशिप हमने डिटरमिन किया है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जब हम कहते हैं कि इन दोनों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, एक कॉज है और दूसरे इफेक्ट है, एक वेरिएबल की वजह से दूसरे पर उसका असर हो रहा है, इसमें चेंजेस नजर आ रही हैं, तो क्या उसका रिलेशन जो है किसी स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स के साथ है, कोई सेटिंग जहां हमने एक्सपेरिमेंट किया है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है या कोई आउटकम है, क्या उसके रिलेशन में हम उस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि नहीं। तो बहुत सी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो वैलिडिटी होती है, हमारी जो ट्रूथफुलनेस है हमारे एक्सपेरिमेंट की, हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसमें किसी किस्म का कोई एरर हो सकता है और हम वहां पर एक कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं या उस पर क्वेश्चंस होते हैं, या आप समझ लें कि रिसर्च की जो लिमिटेशन सामने आ जाती हैं, उसके फ्लॉज सामने आते हैं, तो वो कुछ ऐसी रीजंस होती हैं जो रोल प्ले कर रही होती हैं। लेकिन हम उन रीजंस को हमने आइडेंटिफाई करना होता है और टाइमली कोई ऐसी स्ट्रेटजीज यूज करनी होती हैं ताकि हम थ्रेट्स को कम कर सकें और हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हो। 4 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी आर देयर। हम यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स की वैलिडिटी को डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी रेफर्स टू द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल वायलेटिंग स्टैटिस्टिकल असम्पशन, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑन अ वेरिएबल लो पाथ। अब आपका जो स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन है दैट इज बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल वैल्यू यू ऑब्टेन्ड थ्रू द कंप्यूटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। आपने जो एक एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट एक सिलेक्ट किया है और आपने स्टडी गोल कोई हाइपोथेसिस जो आपने फ्रेम किए थे, जो रिसर्च क्वेश्चन था, उसको देखते हुए आपने एक टेस्ट सेलेक्ट करना होता है और उसको यूज भी सही करना है। तो सिलेक्शन हो गई लेकिन उसका यूज भी आपने सही किया है कि नहीं, जहां जरूरत थी उसको किया, क्योंकि आपके नेचर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन और आपका जो हाइपोथेसिस है उसको सामने रखते हुए, स्टडी गोल को ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। तो जब आपने उसको किया है तो वहां पर जो आपने स्टैटिस्टिकल आपकी assumptions थी, आपने उसको कहीं वायलेट तो नहीं किया या आपने एक वेरिएबल तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसकी रेंज भी होती है ना कि आप किस हद तक इस वेरिएबल को उस टेस्ट से आप जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। इसी तरह जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपने चूज किया उसको यूज भी किया और उसकी पावर कितनी है, स्टैटिस्टिकल पावर कितनी है। अगर लो पावर है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपका स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, वो रॉन्ग हो सकता है, उससे उसकी वैलिडिटी जो है इन्फ्लुएंस होगी। टू इन्फर वेदर द प्रिज्यूम डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी इन द एक्सपेरिमेंट। और फिर आपने ये भी देखना होता है कि आपने जो अज्यूम किया था ना कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल और यू बेसिकली डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपने उसको मैनिपुलेट किया एक्सपेरिमेंट में इन ऑर्डर टू सी इट्स इम्पैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल और आउटकम वेरिएबल। तो वेरी कर रहे हैं, वो साथ साथ में चेंज आ रहा है, क्योंकि जब एक में चेंज आता है तो दूसरे में भी आता है। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा, उसमें वेरिएंस होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या वो उन दोनों में वो जो कोवेरी कर रहे थे उनमें जो एक रिलेशनशिप आपको नजर आया कि नहीं आया।
कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मीन्स द वैलिडिटी ऑफ इन्फ्रेंस अबाउट द कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल इन द स्टडी। अब जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगी बेसिकली वो आपकी वेरिएबल है कि वो किस कॉन्सेप्ट पर, किन फैक्टर्स पर बेस करके वो बनाया गया है, और उसको कंस्ट्रक्ट को सामने रखते हुए भी वो जो वेरिएबल आपने चूज किया था उससे रिलेटेड भी आपने इन्फ्रेंस ड्रॉ करना होता है, आपने उस इंटरप्रिटेशन बेसिकली देनी होती है। जब आप स्टडी कंप्लीट कर चुके होते हैं और आपके पास एक आउटपुट आ जाता है तो आपने उसको इंटरप्रेट भी करना है और आपने उसकी बेसिस पर इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है। तो अगर आपका एक वेरिएबल आपने चूज किया, सेकंड वेरिएबल चूज किया, एक इम्पैक्ट सेकंड पे कर रहे हैं, तो आपने उस कंस्ट्रक्ट, उस वेरिएबल को भी इंटरप्रेट करना है, उससे रिलेटेड भी आपने इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है। इंटरनल वैलिडिटी रिलेट्स टू द वैलिडिटी ऑफ इन्फ्रेंस ड्रॉ अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंटरनल वैलिडिटी क्या होगी कि आपने दो वेरिएबल लिए, दो कंस्ट्रक्ट सेलेक्ट किए, एक को एज ए कॉज स्टडी किया, दूसरे को एज ए इफेक्ट। मीन के एक जो है वो रीजन है और दूसरे में इन्फ्लुएंस हो रहा है, उस पर उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। तो उन दो वेरिएबल में, डिपेंडेंट वेरिएबल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नजर आ भी रहा है आपको कि नहीं आ रहा, क्या वाकई एक कॉज है और उसका इफेक्ट। जैसे सपोज क्लासरूम है तो एक रिसर्चर जो है वो नॉइस का इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं, तो नॉइस क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज है, और स्टूडेंट्स की जो अटेंशन जो है या उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर जो उसका इम्पैक्ट आ रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट है। तो क्या इन दोनों में वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या वाकई नॉइस इंक्रीज होने से स्टूडेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होती है कि नहीं ड्यूरिंग द क्लास, तो क्या उन दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप है कि नहीं, तो वो इंटरनल वैलिडिटी को डिटरमिन करेगा। फिर एक्सटर्नल वैलिडिटी है। एक्सटर्नल वैलिडिटी रेफर्स टू द वैलिडिटी ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बीइंग जनरलाइज्ड टू अदर पर्सन सेटिंग ट्रीटमेंट वेरिएबल्स एंड मेजर। जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू द जनरलाइजेशन ऑफ योर ऑब्टेन फाइंडिंग, कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, रिजल्ट्स हैं, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, आप कितना जनरलाइज कर सकते हैं, क्या कुछ लोगों तक महदूद है या आप उसको और बहुत सारे लोगों पर जनरलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट सेटिंग्स के हवाले से बात कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर सकते हैं। तो आप कितना अपनी उस स्टडी की फाइंडिंग्स को फैला सकते हैं, किस किस को वो बेनिफिट दे सकती है, इम्प्लीकेशन उसकी कहाँ कहाँ हो सकती है, तो वो बेसिकली आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी को डिटरमिन करेगा। Now we will discuss the threat to external validity. Threats to external validity are problems that threaten our ability to draw correct inference from the sample data to other person setting treatment variables and measures. जब हम external validity की बात करेंगे तो कुछ ऐसी reasons हैं, threats हैं, and due to those threats and reasons we are unable to generalize our findings. हमारा जो conclusion हमने draw किया है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम वो उसका correct inference draw करें, और अगर हम कर रहे हैं तो हम उसे किस तरह दूसरी उस पर जनरलाइज कर सकते हैं उसे। 3 threats may affect generalizability including interaction of selection and treatment, interaction of setting and treatment, and interaction of history and treatment। तो 3 different threats जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं कि जो हमारे रिजल्ट्स की जनरलाइजेबिलिटी को लिमिट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और वो कौन से हैं, इंटरेक्शन है सिलेक्शन ट्रीटमेंट का, और फिर आप इंटरेक्शन है सेटिंग एंड ट्रीटमेंट का, और इंटरेक्शन है हिस्ट्री और ट्रीटमेंट का। The first one is interaction of selection and treatment. This threat to external validity involves the inability to generalize beyond the group in the experiment, such as other social, racial, geographical, age, gender or personality groups. अब ये थ्रेट कब सामने आता है, ये प्रॉब्लम कब सामने आता है कि जब हम ऐसे पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको उन ट्रीटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि हमने एक ट्रीटमेंट को देखना है, ट्रीटमेंट कंडीशंस यूज करनी है, तो हमारी जो पार्टिसिपेंट की सिलेक्शन है वहां पर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हमने लिए हैं, स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स हैं कि उनके कोई बैकग्राउंड डिफरेंट है, डेमोग्राफिक्स का बड़ा डिफरेंस आ रहा होता है, जेंडर के, एज का, पर्सनैलिटी ग्रुप्स हैं, जियोग्राफिकल बेसिस पर आप ले रहे होते हैं, सोशल रेशियल बेसिस पे ले रहे होते हैं ग्रुप्स। तो आपने पार्टिसिपेंट जो सेलेक्ट किए हैं उनको जब आपने ट्रीटमेंट कंडीशन से गुजारा है, एक्सपेरिमेंट किया है, तो अब वो आपने चूंकि उन स्पेसिफिक लोगों पे किया, स्पेसिफिक ग्रुप पर किया है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप उसको उससे हटके जनरलाइज करें। जैसे सपोज अगर आपने सारे मेल पार्टिसिपेंट्स आपके हैं और आप स्पेसिफिक किसी ट्रीटमेंट को स्टडी कर रहे हैं और किसी प्रोग्राम का इम्पैक्ट देख रहे हैं, जो भी आपका रिसर्च गोल है, आपके ऑब्जेक्टिव
इफेक्टिव है तो फिर आप फीमेल की बात नहीं कर सकेंगे। और इसी तरह अगर आपने एक्सपेरिमेंट चिल्ड्रन पर किया है तो फिर एडोलेसेंट और एडल्ट की बात करना मुश्किल हो जाएगी। तो फिर आप उसी सेम अपने कंक्लूजन को जो है वो ये नहीं कह सकते कि एडोलेसेंट के लिए भी ये बेनिफिशियल है, या आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। फिर इसी तरह आपने अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में की, सपोज अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किसी जो है वो स्पेसिफिक लोगों पे किया है, रूरल एरिया के कुछ लोगों पे किया है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप अर्बन एरियाज के लोगों पर उसी चीज को जनरलाइज कर सकें। वन स्ट्रेटजी रिसर्चर यूज टू इंक्रीज जनरलाइजेबिलिटी इज टू मेक पार्टिसिपेशन इन द एक्सपेरिमेंट एज कन्वीनियंट एज पॉसिबल फॉर ऑल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। अब इस तरह के जो थ्रेड्स हैं, अगर एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही रिसर्चर जो है वो उसे आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई ये फैक्टर्स हैं जो मेरी एक्सटर्नल वैलिडिटी को लिमिट कर देंगे, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, ये थ्रेटनिंग जो फैक्टर्स हैं, तो फिर उसके कुछ ऐसी रिसर्चर जो है वो टाइमली कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो है वो यूज करेगा जिससे ये थ्रेट जो है वो कम हो सकेगा, ये रीजन जो है, ये प्रॉब्लम जो है वो ओवरकम हो जाएगा। तो उसमें एक स्ट्रैटेजी तो ये है कि रिसर्चर जो है वो कोशिश करे कि अपने सैंपल को रिप्रेजेंटेटिव बनाए, कि वो इस तरीके से बनाए ताकि जब वो जनरलाइज करने लगे तो वो स्पेसिफिक ग्रुप या किसी स्पेसिफिक एज, जेंडर, पर्सनालिटी या कोई रेशियल ग्रुप या किसी एक के लिए वो स्पेसिफिक ना हो, बल्कि उसकी जनरलाइजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो। तो जब सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होता है, सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से होती है, तो वहां पर रिजल्ट्स को, अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करना जो है वो रिसर्चर के लिए आसान होता है, बल्कि उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो बड़ा पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है। The next is interaction of setting and treatment. This threat to external validity arises from the inability to generalize from the setting where the experiment occurred to another setting. अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम होगा वो सेटिंग के साथ होगा। जब सेटिंग को ट्रीटमेंट कंडीशन के साथ इंटरेक्ट किया जाएगा तो वहाँ पर जनरलाइजेबिलिटी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक स्पेसिफिक सेटिंग में अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो फिर आप उससे हट के जो सेटिंग्स होंगी, दूसरी सेटिंग होंगी, वहाँ पर आपके लिए रिजल्ट को जनरलाइज करना मुश्किल होगा, अपने कंक्लूजन को जनरलाइज करना मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट हाई स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक हाई स्कूल। अब यहाँ पर देखें कि अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट प्राइवेट स्कूल में किया है तो पब्लिक स्कूल का एनवायरनमेंट या जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है उनका एनवायरनमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो प्राइवेट स्कूल है उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। अगर आप एक स्पेसिफिक सेटिंग में कर रहे हैं तो फिर आप किस तरह बात कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स भी जो है वो ये स्ट्रेटेजी हमने यूज की थी, ये हमने ये फाइंड आउट किया अपने एक्सपेरिमेंट में और हमने इसको बड़ा एक समझाया कि ये बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजी है, क्लासरूम स्ट्रेटेजी है जिसको यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छा लर्न करेंगे। लेकिन जब एनवायरनमेंट डिफरेंट है, सेटिंग डिफरेंट है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप एक बात दो लोगों के लिए करें। इसी तरह आप देखें कि हमारे यहाँ मदरसे जो है वो उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, स्कूल्स का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो एक स्टडी अगर आपने मदरसे में की है तो फिर उसको जनरलाइज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं जो स्कूल्स हैं। इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां पर अगर ह्यूज डिफरेंस है तो फिर आप एक चीज को दूसरी जगह पर आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका भी रिसर्चर जो है वो कोई ऐसे स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी रिसर्चर को ताकि वो इस थ्रेट को भी कम कर सके। द प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू एन इंटरेक्शन ऑफ सेटिंग एंड ट्रीटमेंट इज फॉर द रिसर्चर टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट फॉर ईच टाइप ऑफ सेटिंग। अब इसका ये है कि रिसर्चर यहाँ ये कर सकता है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डिफरेंट सेटिंग में उसको कर लें। जैसे अगर प्राइवेट स्कूल है तो एक्सपेरिमेंट को 2 डिफरेंट फेजेस में कर लें, कि एक फेज में वो प्राइवेट स्कूल में एक्सपेरिमेंट कर लें, एक में वो पब्लिक सेक्टर में कर लें। तो फिर वो उनका जो है वो एक्सपेरिमेंट उनके पास होगा, उन्होंने डिफरेंट सेटिंग में उसको किया हुआ है और उनकी फाइंडिंग्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसी तरह अगर एक एक्सपेरिमेंट मदरसे में किया है और एक स्कूल में किया है तो उसका भी देखा जा सकता है। इसी तरह अगर कोई रिसर्चर है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर कुछ करना चाहते हैं तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में भी वो एक्सपेरिमेंट करें और उसी को फिर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में करें और फिर देखें, ये भी देखें कि उनमें डिफरेंस कितना है और उसको भी डिस्कस करें। तो फिर उनके लिए होगा कि वो ये कह सकते हैं कि हमने इसको डिफरेंट सेटिंग में देखा है, हमने 2 डिफरेंट सेटिंग में एक सेम एक्सपेरिमेंट करके देखा, हमारे पास ये रिजल्ट्स हैं और ये जो स्ट्रेटेजी है जैसे क्लासरूम स्ट्रेटेजी है ये बहुत इफेक्टिव है, चाहे वो स्टूडेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के हों या गवर्नमेंट सेक्टर के हों, वो दोनों को बेनिफिट हो सकता है। इस तरह की स्ट्रेटेजी से रिसर्चर जो है वो इस थ्रेट को कम कर सकता है ताकि उसके रिजल्ट्स की जनरलाइजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो।
थर्ड जो सिचुएशन है या थ्रेटनिंग फैक्टर है वो है इंट्रैक्शन ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रीटमेंट। जो टाइम जो फ्रेम होता है ना कि एक टाइम फ्रेम में आपने काम करना होता है, या वो टाइम गुजर जाता है, कोई अर्ली टाइम होता है, कोई लेट सिचुएशन है, तो उसमें भी फर्क पड़ता है। इसी तरह आप देखेंगे सीजन का फर्क पड़ता है। गर्मियां हैं तो उसमें सिचुएशन और होती है, सर्दियां हैं तो उसमें सिचुएशन और होती है। इसी तरह सेमेस्टर्स चल रहे होते हैं, फॉल है, स्प्रिंग है, समर है, तो इस तरह पे टाइम जैसे जैसे गुजरता जाता है तो उससे भी जो है वो एक थ्रेटनिंग फैक्टर के तौर पे सामने आता है। दिस लेड टू एक्सटर्नल वैलिडिटी डेवलप व्हेन द रिसर्चर ट्राइज टू जनरलाइज फाइंडिंग्स टू पास्ट एंड फ्यूचर सिचुएशन। तो अब एक रिसर्चर ने एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन अब उसने कर लिया था, अब उसको नई सिचुएशन में अगर वो जनरलाइज कर रहा है तो वहां पर प्रॉब्लम होगी कि भाई ये काम तो ये एक्सपेरिमेंट तो आपने उस वक्त किया था, उस वक्त ये सिचुएशन थी और अब ये सिचुएशन चेंज हो गई, ये टाइम चेंज हो गया है। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है तो लोगों के एटीट्यूड में चेंज आता है, आपके मिजाज में चेंज आता है, तो उसको भी सामने रखते हुए फिर रिसर्चर ने स्ट्रैटेजीज यूज करनी होती हैं। एक्सपेरिमेंट्स में टेक प्लेस एट अ स्पेशल टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ईयर। जैसे अगर कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई स्पेशल टाइम, जैसे स्कूल स्टार्ट हुआ, या आप समझ लें कि जैसे आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, जैसे स्प्रिंग सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना, तो फर्स्ट 15 डेज में कोई एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट मंथ में कोई कर लिया, या मिड से पहले एक्सपेरिमेंट कोई किया और देखा, तो वो क्या होगा, एक अर्ली टाइम, एक स्पेशल टाइम है, एंड मे नॉट प्रोड्यूस सिमिलर इफ कंडक्टेड अर्लियर। ठीक है, तो फिर इसी तरह होता है कि वो सेम एक सिमिलर रिजल्ट नहीं आता है अगर आप उसको अर्ली टाइम में कर लेते हैं या आप उसको लेट टाइम में करते हैं। स्टूडेंट्स अटेंडिंग स्कूल्स इन द समर में बी डिफरेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स अटेंडिंग स्कूल ड्यूरिंग द रेगुलर ईयर और लेटर ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक। अब जैसे अगर आप अपने आप को देखें तो फॉल सेमेस्टर था, एक फिर स्प्रिंग आया, अब स्प्रिंग के बाद समर आएगा, तो स्प्रिंग सेमेस्टर जो भी आपका रेगुलर चल रहा है इसमें सिचुएशन डिफरेंट है, और इसी तरीके से जो है वो आपका समर जो होगा, समर डिफरेंट है। अब रेगुलर में जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सारे समर में तो नहीं होंगे ना, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है ना, तो समर में तो फिर कोई स्पेशल केसेस जो होंगे वो आएंगे। तो अब समर स्टूडेंट्स डिफरेंट है, रेगुलर सेमेस्टर के स्टूडेंट डिफरेंट है। इसी तरह जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वहां पर स्टूडेंट्स को अगर आप असेस करें तो उनका लेवल भी डिफरेंट होता है, उनकी मेच्योरिटी लेवल है, उनका कॉन्फिडेंस है और बहुत सारी चीजें, तो उनका नॉलेज भी वैसा नहीं होता जैसे बाद के सेमेस्टर के स्टूडेंट के पास होता है। तो फिर ये जो टाइम पीरियड जैसे जैसे गुजर रहा है, इससे भी एक्सपेरिमेंट की जो वैलिडिटी है उसके इन्फ्लुएंस होने के चांसेस हैं, और फिर रिसर्चर के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो डिफरेंट सिचुएशन में अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करे। वन सोल्यूशन इज टू रेप्लिकेट द स्टडी एट अ लेटर टाइम रादर देन ट्राइंग टू जनरलाइज रिजल्ट्स टू अदर टाइम्स। तो फिर रिसर्चर के पास क्या ऐसा सोल्यूशन हो सकता है, वो इस स्टडी को, एक्सपेरिमेंट स्टडी को रेप्लिकेट कर सकता है कि बाद के पीरियड में भी करे, जैसे भी रेगुलर सेमेस्टर है फिर इसी तरह ब्रेक आता है, या कोई और सेमेस्टर है, समर सेमेस्टर है, या कोई स्पेशल पे, तो उस टाइम पर भी रिसर्चर उसको कर सकता है, ताकि वो 2 डिफरेंट टाइम्स पर जब अपनी जो है वो रिसर्च करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, तो वो कॉन्फिडेंटली कह सकता है अपनी वैलिडिटी, रिसर्च की जो वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, उसको एनहांस कर सकता है, बजाय ये कि 2 डिफरेंट टाइमिंग्स पर उसको जनरलाइज करे, कि फाइंडिंग को ले और उसको जनरलाइज करे। क्योंकि फिर रिसर्चर जब 2 डिफरेंट टाइम्स में करेगा, 3 डिफरेंट सिचुएशन में करेगा, तो फिर रिसर्चर कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि भाई मैंने ये 2 डिफरेंट सिचुएशन में टाइमिंग पर किया है, और इससे मुझे पता चला है कि ये जो क्लासरूम स्ट्रैटेजी है ये बड़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, और इससे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छा लर्न करते हैं। तो फिर इस तरह की स्ट्रैटेजीज को यूज करके रिसर्चर जो है वो इन थ्रेट्स को कम कर सकता है, ओवरकम कर सकता है, और कोशिश कर सकता है कि ये प्रॉब्लम्स कम से कम हो, ताकि उसके रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट किया है उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो इनहैंस हो, और वो कॉन्फिडेंटली कह सके कि ये मेरे पास जो रिजल्ट है इसकी ये पावर है और ये कंक्लूजन है, और इससे डिफरेंट लोग जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। Now students, there is a question for you. How will you maintain the external validity of the experiment? Suppose you have been given a task to do an experiment. The independent variable is a relaxation technique and dependent variable is level of stress. Suppose अगर आपको एक ग्रुप है, आपके पास 5 participants हैं और उनके level of stress को आपने चेक किया, देखा कि उनमें बड़ा एक significant stress आपको नजर आया। अब उस stress को कम करने के लिए आप relaxation technique यूज कर रहे हैं। relaxation technique से स्ट्रेस जो है वो कम होगा। अब आपके एक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड यू हैव टू डिटरमिन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। तो अब आप इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी को एक्सपेरिमेंट की इनहैंस करने के लिए क्या करेंगे, किस तरह आप एक्सटर्नल वैलिडिटी को मेंटेन भी करेंगे और उसको इनहैंस भी करेंगे। स्टूडेंट्स, यू आर बीइंग गिवन 15 मिनट टू डू दैट टास्क।